This call is now being recorded. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम मैंने ना कल लेक्चर नहीं लगाया, तो मुझे आज वाला समझ आ जाएगा? मैं बाद में देख लूंगी कल वाला। वैसे तो स्ट्रेट लाइन है, +2 वाली आ जानी चाहिए। कल तो इंडिपेंडेंट टॉपिक था इससे। ओके मैम। मैम स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर शुरू करवाया है? 2D ज्योमेट्री। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से पहले हमें आना चाहिए स्लोप निकालना। स्लोप कैसे निकालते हैं एक स्ट्रेट लाइन की? स्ट्रेट स्लोप होता क्या है? जैसे आपने कोई लाइन ड्रॉ की, ठीक है, आप ये देखो कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है। जैसे या फिर आप ये वाली ले लो एक स्ट्रेट लाइन, ये कितना एंगल है? थीटा। ठीक है, तो जितना भी आपके पास ये एंगल निकला, आप क्या करोगे? उसका tan ऑफ थीटा निकालोगे, tan वैल्यू, which is called slope of a line। ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो जब भी आपको स्लोप गिवन हो, अगर आपको स्लोप गिवन है, मतलब कि आपको tan ऑफ थीटा गिवन है, आप वहां से थीटा कैसे निकाल सकते हो? tan इनवर्स ऑफ स्लोप करके। तो आपके पास थीटा निकल आएगा कि जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है। इफ थीटा इज पॉजिटिव, थीटा पॉजिटिव कब होगा? अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाएगी। अगर थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो वो वही एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाती है। जैसे कि मैं आपको कहूँ थीटा 45 डिग्री है, पॉजिटिव एंगल है, तो जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ 45 एंगल बना रही है। अगर मैं कहूँ थीटा की वैल्यू -45 है, मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन है वो इसके साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल बना रही है। और इसी को ही लिखा जाता है, ऐसे नहीं करना तो थीटा इक्वल टू -45। ठीक है जी। अब स्लोप निकालने का एक तरीका और है। जस्ट सपोज कीजिए लाइन है, पास थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2।
तो यहाँ से आप स्लोप कैसे निकाल सकते हो, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। एक स्लोप निकालने का तरीका ये है। ये हो गया अगर आपको थीटा पता हो, और ये वाला फॉर्मूला कब हो गया, अगर आपको दो कोऑर्डिनेट पता है। ठीक है, अब जो लाइन है ना वो हमेशा 1 डिग्री की होती है, x और y 1 डिग्री के होते हैं। यहां से भी आप देख के स्लोप निकाल सकते हो, ये जरूरी याद रखना। ऐसे भी कि आपको एक और तरीका कराऊंगी, आप उसी को ही फॉलो करो स्लोप निकालने के लिए। यहां से भी याद रखना है, पेपर में क्विकली हो जाता है। x का कोफिशिएंट a है उसका नेगेटिव कर दो, और y का कोफिशिएंट b है उससे डिवाइड कर दो। एक ये तरीका हो गया शॉर्टकट। अगर इस टाइप का दिया हुआ है आपको लाइन, तो स्लोप जैसे कि विद इन सेकंड बताओ 5x 4y प्लस 6 की स्लोप कितनी है? -5/4। सीधा ही देख के बताना, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गई, हमने 3 तरीके से स्लोप सीख लिया। अब इसके बाद क्योंकि हमने डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर कर लिया, हमें पता है कि अगर हमें कोई लाइन दी हुई है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, कोई भी लाइन है, अगर मैं इसका dy ओवर dx निकालूं, dy ओवर dx निकालूं, वो भी क्या होता है, स्लोप ही होता है ना। ये भी हमें पता है कि dy ओवर dx क्या होता है, स्लोप। जरा करना इसको विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, आप देखना आपका स्लोप यही आएगा -a ओवर, करके देख लो चाहे। ठीक है, अब पहली हम एक स्पेशल लाइन डिस्कस करने वाले हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, कहीं पे भी हो सकती है। इन लाइंस की इक्वेशन क्या होगी, हाँ जी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू, मान लो यहाँ पे 2 है अगर, तो y इक्वल टू 2, मान लो नीचे y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2, तो इधर कांस्टेंट रह रहे हैं ना, तो इसकी y इक्वल टू b। b क्या है मेरा, कांस्टेंट। तो जब भी मैं कहूंगी कि अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो हमेशा y इक्वल टू b टाइप की होगी। ठीक है, इस केस में जल्दी से बताओ कि इसका स्लोप कितना आएगा y इक्वल टू b का। y इक्वल टू b है, 0। किसी भी मेथड में चले जाओ, चाहे आप dy ओवर dx निकालो तो भी 0, चाहे जैसे अभी बताया था स्लोप निकालना कि x के कोफिशिएंट का नेगेटिव ओवर y के कोफिशिएंट का 1, तो 0 है ना। हर वे से ही इसका स्लोप कितना आएगा, 0। तो जो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसका स्लोप मेरा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाँ जी, एक लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसकी क्या इक्वेशन होगी, x is equal to c। जैसे ये है, मान लो ये x इक्वल टू 1 है, 1 से पास कर रही है, ये 2 से तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। देखो क्या चेंजेस आ रहे हैं, x इक्वल टू, यहाँ सम कांस्टेंट है c लिख लो, तो ये इक्वेशन किसकी हो गई, पैरेलल टू y एक्सिस वाले की। जल्दी से बताओ कि इसकी स्लोप कितनी आएगी, 1 tan 90, क्या tan 90, इंफिनिटी एंगल बना रही है एक्स इसके साथ, एक्स एक्सिस के 90 डिग्री। 3 तरीके से कर दो। पहला वे, आप इसको डेरिवेट कर दो, dx ओवर dy इक्वल टू 3। विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट किया, क्योंकि y यहाँ पे था नहीं ना, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू ऐसी करूंगी, dx ओवर dy इक्वल टू 0। दूसरा, अगर आप स्लोप निकालो, जैसे अभी बताया था कि नेगेटिव ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है, 1, y का कोफिशिएंट कितना है, 0, तो स्लोप कितना आ गया, नॉट डिफाइंड।
नॉट डिफाइंड क्या आया? स्लोप। स्लोप का मतलब क्या है? dy ओवर dx -1/0 आ गया, है ना। अगर आप इसको उल्टा कर लो, उल्टा रेसिप्रोकल कर दो, तो dy ओवर dx का क्या हो जाएगा? dx ओवर dy -1/0 का 0/1 विच इज 0। तो आप याद रखोगे स्लोप इसका नॉट डिफाइंड कहा जाता है, dy ओवर dx। और कई बार हम ना dy ओवर dx की बात ही नहीं करता, पूछ ये लेता है। तो जो भी परपेंडिकुलर लाइंस है एक्स एक्सिस के, उसके लिए dx ओवर dy इक्वल टू 0 होता है, और इस केस में dy ओवर dx 0 होता है। ये पेपर के क्वेश्चन है दोनों, इसको याद रखना। हाँ, स्लोप इसकी नॉट डिफाइंड है, पर कई बार ये ऑप्शन में दिया होता है कि इसका dx ओवर dy 0 होता है। ठीक है जी, एनी डाउट? स्लोप किसका डिफाइन नहीं होता? y एक्सिस dx over dy. y axis line। ठीक है, नाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। स्लोप मैम dx पर dy का ही डिफाइन नहीं होता ना? वैसे तो Parallel स्लोप to y axis. होता है, स्लोप होता है dy ओवर dx इक्वल टू 0। सबसे पहले आ गया इफ स्लोप एंड पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन। ठीक है, जस्ट सपोज कि मुझे एक लाइन का ये पता है कि कितना स्लोप है और ये किस में से पास कर रही है, x1 y1। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप जो लाइन की गिवन है, स्लोप ऑफ लाइन x माइनस x1। ठीक है, दूसरा, अगर मान लो 2 पॉइंट फॉर्म हो, 2 पॉइंट मुझे पता है, इसको 2 पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म, हाँ जी, सेम वही कोई भी एक पॉइंट उठा लो जिसमें से ये पास कर रही है। ठीक है, जैसे y माइनस y1 ने किया, इधर x माइनस x1। अब यहाँ पे स्लोप लिखना है। स्लोप हमें पता ही है, अगर यहाँ y1 रख लिया तो स्लोप निकालोगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे y2 माइनस y1 लिखो पहले, या फिर y1 माइनस y2 लिखो, x1 माइनस x2, सेम ही आएगा, नेगेटिव का ही फर्क है, दोनों ही चीजें सेम होती हैं। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है? स्लोप मुझे दिया गया होगा, पहली बात। इंटरसेप्ट पता क्या होता है कि वो एक्स एक्सिस को कितना कट करे और वाई एक्सिस को, जैसे ये है, मान लो उसने यहाँ वाई एक्सिस को कट किया, कितने डिस्टेंस पे कट किया? जस्ट वो सी। और यहाँ पे मान लो इसको कट किया डी, तो जितना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट किया दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। इसमें बताना इंटरसेप्ट क्या हुआ इस वाले में, इस वाले में भी बताओ। देखो वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है ना, सो दिस इज द इंटरसेप्ट।
ऐसे जब आप इसको ये कनेक्ट कर दोगे तो ये y इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है। तो कितने डिस्टेंस पे कट कर रहे हैं, स्लोप पता होना चाहिए, एक इंटरसेप्ट। अगर मुझे x इंटरसेप्ट पता है, हो सकता है x इंटरसेप्ट पता हो। थर्ड केस हो सकता है मुझे y इंटरसेप्ट पता हो। मान लो जो y इंटरसेप्ट है वो c है, जो x इंटरसेप्ट है मान लो वो d है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ये 2 यूनिट है, तो x c की वैल्यू 2 होगी, ये कितनी होगी d की वैल्यू जस्ट -1, ठीक है। अगर मुझे y इंटरसेप्ट गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y इक्वल टू X plus C. स्लोप इनटू x प्लस c, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर मुझे स्लोप पता है और y इंटरसेप्ट c पता है, और अगर मुझे x इंटरसेप्ट पता है d, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, m x माइनस d, ये इकट्ठा, ठीक है। एक मिनट, क्लास हाँ जी, ये कर लिया नोट। नेक्स्ट आ गया नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि आपके पास एक लाइन दी गई है, आपको ओरिजिन से 0 0 से उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, वो P आपको पता है परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये वाला एंगल भी पता है कि ये लाइन जो है परपेंडिकुलर जो इसके ऊपर गिराई गई है वो कितना एंगल बना रही है, अल्फा। ये नहीं पता कि जो हमारी गिवन लाइन है वो कितना एंगल बना रही है, उसकी नहीं बात कर रहे हम, ठीक है।
हम बात कर रहे हैं कि जो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओरिजिन से, वो परपेंडिकुलर की लेंथ है p और वो अल्फा एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर बना रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो ऐसे केस में हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। नेक्स्ट आ गया मेरे पास मैम जो लाइन ड्रॉ की है उसी की वैल्यू फाइंड की है ना, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पता की, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पता की है। इक्वेशन ऑफ लाइन दिस लाइन L1, ठीक है। सिमेट्रिक फॉर्म में क्या है मैम ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी होगी, इसकी? इसको हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी कह सकते हैं। नहीं नहीं, ये लाइन की ही इक्वेशन है, ये वाली लाइन। पर ये जो लाइन है इसके पास स्पेशल इंफॉर्मेशन है कि ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है और वही लाइन कितना एंगल अल्फा बना है। ठीक है मैम। ठीक है। सिमेट्रिक फॉर्म में क्या है, आपके पास मान लो एक पॉइंट x1 y1 है और ये एंगल बना रही है थीटा, तो स्लोप कितना हुआ, tan थीटा हुआ ना। मान लो कि आपको पता है कि कोई और पॉइंट है जो इससे r डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x माइनस x1 ओवर कॉस थीटा y माइनस y1 ओवर साइन थीटा इक्वल टू r, ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे तो यहाँ से क्लियरली खत्म था, एक पॉइंट दिया है एक थीटा दिया है, तो आप इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हो, कौन से वाली, वही ना, y माइनस y1 tan ऑफ थीटा, स्लोप आ गया x माइनस x1। फिर आप कहोगे कि हमने यही क्यों लिखी सिमेट्रिक फॉर्म। एक्चुअली क्या है कि इस फॉर्म से अगर मुझे r की वैल्यू पता हो तो मैं ये वाला पॉइंट फाइंड आउट कर सकती हूँ। इट हेल्प अस टू फाइंड अ पॉइंट, दिस मान लो b पॉइंट है, पॉइंट p पता कर सकते हैं विच इज एट अ डिस्टेंस r, जो r डिस्टेंस पे है। तो इसको यूज किया है, अदरवाइज यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आप इसकी एग्जांपल देखो, एक मान लो कोई लाइन पास हो रही है 1 2 में से, ये आपका x1 y है, इससे पास हो रही है, ठीक है। आपको एक ऐसा पॉइंट पता करना है और इसका स्लोप मान लो है, स्लोप कितना है इसका, हाफ ले लो, हाफ ले। स्लोप में आप इसका 1 ले लो, तो यहाँ से थीटा 45 आ गया, tan थीटा। अब आपको फाइंड अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट पता करना है विच इज एट 3 डिस्टेंस फ्रॉम 1 2, जो 1 2 से 3 की दूरी पे, तो आप ये वाला लगाओगे। मैम एक बारी सिमेट्रिक फॉर्म दोबारा तो रिपीट कर दोगे? हाँ जी, x1 y1 में से पास हो रहा है, थीटा एंगल ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, और आप एक ऐसा पॉइंट पता करना चाहते हो जो r डिस्टेंस पे है, तो सिमेट्रिक फॉर्म लगती है x माइनस x1 ओवर cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन थीटा इक्वल टू r। अब इस केस में कैसे लगाओगे, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 ओवर R3 होगा मैम, cos 45 कितना है, हाँ R3 होगा इसमें। हाँ जी, r की वैल्यू 3 होगी। ओके मैम। cos 45 कितना आया 1/√2, x माइनस 2 ओवर 1/√2 इक्वल टू r, रेडियस की वैल्यू कितनी है 3।
तो आपके पास y माइनस 2 आएगा मैम। हाँ, x और y कितना आ गया आपके पास 302 प्लस 1 302 प्लस 2। आप अभी ये पॉइंट निकाल पाए तभी आप सिमेट्रिक फॉर्म यूज करते हो, अदरवाइज कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। अगर थीटा और एक पॉइंट पता हो तो आप 1 पॉइंट फॉर्म भी लगा सकते थे इक्वेशन ऑफ लाइन पता करने के लिए, पर यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं पता करने में हम इंटरेस्टेड, हम एक पॉइंट पता करने में इंटरेस्टेड थे विच इज एट 3 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। मान लो आपके पास दो लाइनें हैं, आप इनके बीच में एंगल पता करना चाहते हो, तो कौन सा एंगल आएगा? एंगल बिटवीन टू लाइन ये वाला आएगा। अब ये भी तो कोई एंगल बनाती होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, θ1 ये θ2 कि नहीं? तो यहाँ से मुझे एक लाइन का स्लोप पता चल जाएगा m1 और यहाँ से मुझे पता चल जाएगा दूसरी का स्लोप m2, क्योंकि θ1 θ2 गिवन है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट थीटा, है ना? तो पहले ये देखो, ये एक ट्रायंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, 10th का फॉर्मूला है। तो आप यहाँ से थीटा पता करना चाहते हो, तो θ2 माइनस θ1 आ गया, tan ऑफ थीटा निकालो। आप स्लोप ही तो निकाल लो, पहले tan ऑफ थीटा निकालो, यहाँ से कितना आया? tan ऑफ θ2 माइनस θ1। फॉर्मूला क्या होता है tan ऑफ a माइनस b का? प्लस tan A tan B। तो अब आप ये देखो, यहां से tan ऑफ θ2 कितना हुआ? m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2, क्योंकि ये मेरा स्लोप हो गया, θ2 पता था मुझे। अगर आप इसका मॉड ले लेते हो, यू विल गेट द एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब ऐसा हमने क्यों किया? ध्यान से देखो, बिटवीन दीज टू लाइंस दो तरह के एंगल बन रहे हैं। एक तो ये वाला एंगल है, ये एक्यूट ही है ना ये वाला, एक ये भी तो बन रहा है दो लाइंस के बीच में, इसमें क्या प्रॉब्लम थी भाई? पर ये एंगल जो होता है वो ऑब्ट्यूज होता है, और ये वाला एंगल जो होता है वो एक्यूट। अगर आपको एक्यूट एंगल पेपर में आ गया, जैसे ऑप्शंस दी हुई हैं जो 90 डिग्री से एंगल कम है, तो आप मोड लगा लोगे, अदरवाइज मोड हटा दोगे अगर आपको ऑब्ट्यूज एंगल निकालना। देखो आई बात समझ में? माइनस हटाने ना हटाने का कॉन्सेप्ट, कब मोड लेना है कब नहीं लेना। अगर तो ऑप्शन में एक्यूट वाली ऑप्शन है, 90 डिग्री से कम वाले एंगल है, तो आप मोड ले लोगे एक्यूट के लिए। अगर मोड नहीं लगाओगे तो आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। मैम वो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा? हाँ, नेगेटिव में आंसर आएगा, तभी तो फिर वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 90 से बड़ा नहीं हो जाएगा एंगल। tan नेगेटिव कब होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में मैम। हाँ, तो फिर वो 90 से बड़ा आ जाएगा। मतलब एंगल बिटवीन टू लाइन हमेशा एक्यूट ही होगा मैम? दोनों ही होंगे ना। ये देखो, ये बिटवीन टू लाइन ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है। मैं कैसे कह सकती हूँ कि ऑलवेज एक्यूट होगा? एक एक्यूट होता है, एक ऑब्ट्यूज होता है। कैसे पता चलेगा? नेगेटिव साइन से ही पता चलेगा, अगर नेगेटिव साइन के साथ है तो ऑब्ट्यूज लिखेंगे उसको। आप ये देखो, दो लाइन इंटरसेक्ट कर गई, इंटरसेक्टिंग एंगल कौन सा है बोलो? आप इसको कहते हो कि यहाँ पे ये एंगल है दो बीच लाइन के, मैं तो कह रही हूँ ये भी तो एंगल है, इसको क्या प्रॉब्लम होगी? तो एक ही टाइम पे दो एंगल निकलते हैं। अगर आपको मान लो यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू 45 आ गई, मतलब कि दो लाइनों के बीच में 45 एंगल है, ये एक्यूट है, तो अपने आप ऑब्ट्यूज भी निकल आएगा। 180 में से माइनस कर दो। ऑप्शन अगर 45 ही दे रखी तो फिर आप 135 ही टिक करके आओगे। क्या है? दोनों ही ऑप्शन ठीक है,
क्योंकि दो लाइनों के बीच में ये भी तो एंगल है, ये भी तो एंगल है, एक्यूट भी सही है, ऑब्ट्यूज भी सही है, पर पेपर में ऐसा करेगा नहीं वो। ठीक है, आगे समझ? जी। हाँ जी, मान लो आपको एक लाइन की स्लोप पता है m1, तो एक लाइन जो इसके पैरेलल है उसका स्लोप क्या होगा? वो भी m1 ही होगा। Slope of parallel lines are equal. जो पैरेलल लाइंस है उनकी स्लोप क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, उसके बाद स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, मान लो एक लाइन है उसका स्लोप m1 है, दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर है एट एन एंगल 90 डिग्री m2, उसका स्लोप m2 है, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस का रिलेशन होता है m1 m2 की प्रोडक्ट इक्वल टू -1। अगर लाइंस पैरेलल है तो इक्वल हो जाता है स्लोप, इसका m1 तो इसका m1, अगर इसका m1 है और इसका m2 है तो आपस में प्रोडक्ट क्या होती है? -1। जैसे कि मान लो मैं आपको दे दूं, आपको m1 तो पता ही था, इस लाइन की स्लोप m1, आपको ऐसी लाइन की स्लोप निकालनी है, यू वांट टू फाइंड आउट m2 एक्चुअली, तो m2 कैसे निकालोगे? -1 डिवाइडेड बाय m1। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो नेगेटिव साइन कर दोगे और m1 का उल्टा कर दोगे। जैसे आपको स्लोप दूं, स्लोप ऑफ लाइन 4/5 है, ठीक है, मैं आपको पूछूं कि स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू इट -5/4 -5/4। परपेंडिकुलर जो इसके होगी, एक तो कुछ ना करो, नेगेटिव लगा दो, इस पे नेगेटिव लगा के उल्टा कर दो, 4/5 का 5 बच गया। ठीक है जी, ये फॉर्मूला कभी लगाना अगर बच्चों जैसे आपने क्वेश्चन करना है, नहीं तो डायरेक्टली 4/5 को देख के उल्टा और नेगेटिव। अब आपको मान लो एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, यही ax प्लस by प्लस, ये जनरल इक्वेशन है, कोई स्लोप फॉर्म, कोई 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, वो नहीं है, बस आपने जनरल एक इक्वेशन लिख दी लाइन की। ठीक है, आप इसको चेंज करना चाहते हो इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो कैसे करोगे? इंटरसेप्ट फॉर्म में इधर y होता है, उधर mx प्लस c है ना, तो आप by इधर रख लो, बाकी उठा के उधर ले जाओ। यहाँ पे y अकेला होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो b से डिवाइड कर दो, तो क्या आया यहाँ से? आप क्या कहोगे? स्लोप कितनी आई? -a/b, जो मैंने आपको इसके लिए बताई ही थी कि -a/b होती है, और y इंटरसेप्ट कितना आ गया? -c/a। अगर मान लो आप इसी को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना चाहते हो, नॉर्मल फॉर्म में, तो कुछ ना करो, ax प्लस by उधर ले जाओ -c। ठीक है, अब आप इसको x और y के अंडर और ये -c भी नहीं आएगा क्या? y इंटरसेप्ट, आप इसको x और y के जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर और अंडर से डिवाइड कर दोगे। अब जो नेगेटिव साइन है इधर, क्योंकि नेगेटिव आ गया, अगर आपको याद हो तो ये नहीं होता था x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू p। p क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव।
तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, अब ये नेगेटिव आप इधर ले आओगे, माइनस ए एक्स ओवर उधर रह गया ये, तो ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जो ये वाली चीज है दैट इज योर पी, दैट इज योर पी। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अगर आपके पास, हाँ, जब मैं मान लो आपके पास दो लाइंस है, मैम ये पी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मान लो आपके पास दो लाइंस है, आप दो लाइन सिर्फ देख के ही कैसे बताओगे कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल है या फिर कॉन्सिडेंट्स है? ठीक है, सबसे पहले देखो कि कैसे पता चलेगा कि ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। हाँ जी, दो लाइंस जब वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, एक केस में कॉन्सिडेंस, एक इंटरसेक्टिंग। ਮੈਮ 10th ਕਲਾਸ ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ a ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कॉन्सिडेंस कब होती है? जब a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 तो B1 of B2 equal to C1 over C2. और पैरेलल लाइंस कब होती हैं? जब A1 a1 over over a2, A2 पहली दो equal to B1 over B2 equal to not C1 over C2. अगर सारी ही रेशो आपस में बराबर नहीं है तो वो इंटरसेक्ट कर रही है। चाहे आप इसको ना ही लिखो, अगर बस ये रेशो इक्वल नहीं आ रही तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, एक मिनट। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ थ्री लाइंस। तीन लाइन कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? अगर वो तीनों एक ही पॉइंट में से पास करें। तो कॉन्ग्रुएंट निकालने का तरीका क्या है वो सीख लो। आप कोई भी दो लाइन उठा लो जो आपको अच्छी लगे, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। जैसे इन दोनों का ही हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल दिया, फिर प्रूव कर दो कि थर्ड पॉइंट भी उसी के ऊपर लाई है। थर्ड पॉइंट लाई ऑन, सॉरी, पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट lie on third line। तब हम क्या कहेंगे कि तीन लाइंस मेरी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, मान लो a line parallel to given line निकालनी है, एक लाइन निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो। शॉर्ट ट्रिक है, कुछ ना करो, ax प्लस बी वाई कॉन्स्टेंट चेंज कर दो k इक्वल टू 0। तो आप वैसे भी याद रखोगे हर क्वेश्चन में कि जब अगर कांस्टेंट का ही फर्क आ रहा है ना तो वो दोनों पैरेलल लाइंस है। ठीक है जी, एक ऐसी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर हो, जल्दी से इसको निकालने का क्या तरीका है? बी को आगे ले आओ, जब ए पीछे जाएगा तो माइनस ए वाई हो जाएगा और कांस्टेंट भी बदल दो। कैसे करना है? बी को आगे ले आओ, वाई के कोफिशिएंट को आगे ले आओ एक्स के साथ, एक्स वाले को जब पीछे लेके जा रहे हो तो नेगेटिव, प्लस एक कांस्टेंट चेंज कर दो k इक्वल टू 0। तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर आ जाएगी।
ठीक है, हाँ जी जल्दी से बताओ। ये आपस में पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है? पैरेलल। ये आपस में परपेंडिकुलर। देखो वही किया ना, यहाँ पे कांस्टेंट का ही फर्क था तो पैरेलल लाइन है। यहाँ पे 2 जो 3 था वो आगे आ गया, 2 पीछे जब गया तो नेगेटिव ले गया, तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब मान लो आपको एक लाइन दी गई है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये लाइन है जनरल लाइन। x1 y1 से आपने इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये p, तो कितना होगा? भाई म्यूट हो जाओ प्लीज। ये p डिस्टेंस आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे? x और y की जगह ये पॉइंट रख दो, डिवाइड कर दो x और y के कोफिशिएंट जो है उसके स्क्वायर रूट और स्क्वायरिंग करके अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकला आएगा इस पॉइंट से लाइन तक का। एट क्वेश्चन है असाइनमेंट का। The perpendicular distance of origin from हाँ जी बताओ से क्या ऑप्शन आएंगे जल्दी से। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है वो पॉजिटिव होता है, क्या वो कभी नेगेटिव होता है? ये 2 ऑप्शन तो कट गए। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से, 1/5 क्या है 0/5, हाँ 0 0 रखा तो 1, 9 प्लस 16 इसकी स्क्वायरिंग करके ऐड करके अंडर रूट, तो 1/5 ये ऑप्शन है। देखो जी ठीक है, 10th क्वेश्चन देखो। दोनों परपेंडिकुलर है। देखो मैं तो अभी आपको बताया कि आप इसकी स्लोप इजी फॉर्म से कैसे निकालोगे जल्दी। x के आगे नेगेटिव ओवर -1 ऐसे करोगे ना। दूसरी वाली का स्लोप क्या है? -2 ओवर -2 ओवर a स्क्वायर। दोनों की प्रोडक्ट कितनी होती है?
2 -1, तो कितना आ गया मेरे पास, ये स्क्वायर करके 2/k² k - 1 इक्वल टू -1, माइनस माइनस इसका कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 इक्वल टू -k² k - 1। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि k की वैल्यू क्या रखें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। k अगर निकाल लोगे तो ठीक है, नहीं निकालोगे तो भी ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रख के देख लो, k की वैल्यू 1 रखो, क्या सेटिस्फाई हो रहा है? ए ऑप्शन k इक्वल टू 1 नहीं हो रहा, यहाँ पे 1 रखा 0 बन गया, यहाँ 2 है, k इक्वल टू 1 तो नहीं। फिर उसके बाद चलो सी ऑप्शन रख के देखो, k की वैल्यू -1, -1 रखना, 2 -1, k की वैल्यू -1 -2, सेटिस्फाई हो गया ना, k इक्वल टू -1। बाकी रख के देखो, k की वैल्यू यहाँ क्या बन रही है, 2 और -2, 2 और -2 रख के देखना, 2 ही रख के देखो प्लीज, जिसका भी अनम्यूट है ना। ये क्या बन गया, 2 नॉट इक्वल टू -4, तो डी ऑप्शन भी नहीं है। ऐसे आप बी ऑप्शन भी चेक कर लेना, तो k इक्वल टू -1 इज आंसर। देखो जी अगर कुछ पूछना है। ठीक है, मैम क्वेश्चन नोट करने दीजिए प्लीज। अब तो इरेज हो गया, आगे करते हैं। आप कौन से असाइनमेंट से करवा रहे हो? ये बंसल बलिंग में तो है नहीं है। मैं देख लेती हूँ, मैंने भेजी तो थी कल परसों स्ट्रेट लाइन की असाइनमेंट। मैम जो 2 डायमेंशन सिस्टम के नाम से ना असाइनमेंट, उसमें है ये असाइनमेंट जो आप करवा रहे हो। देख बता देती हूँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बाइसेक्टिंग 2 लाइन्स। अब इसको भी ध्यान से समझना, आपके पास 2 लाइन्स हैं, आपने वो लाइन निकालनी है जो इनको, इन दोनों लाइनों को बाइसेक्ट कर रही है, ये वाली। क्या ये सिर्फ यही वाली लाइन है और कोई लाइन नहीं आएगी? हॉरिजॉन्टल भी तो आएगी। हाँ, हॉरिजॉन्टल भी तो उसको उनको बाइसेक्ट कर सकती है। देखो ये वाली भी तो आ सकती थी, ये भी तो कर रही है, ये भी एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इस वाले एंगल को भी तो बाइसेक्ट ही कर रही है ना। तो कैसे निकालेंगे? मान लो आपके पास 2 लाइन है, ये आपके पास 2 लाइनें हैं, ठीक है, आप इसमें से इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालना चाहते हो, तो a1 प्लस b1y प्लस c1 ओवर a1 b1 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस। देखो अगर तो आपने वो वाला लाइन निकालनी है जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करे, प्लस कब लगाओगे? पॉजिटिव साइन, एंगल बाइसेक्टर थ्रू एक्यूट एंगल। अगर ऑब्ट्यूज वाली लगानी है तो ऑब्ट्यूज वाले एंगल को जो बाइसेक्ट करती हो वो निकालनी है, तो नेगेटिव साइन थ्रू ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है,
ये आपको पेपर में गिवन होगा कि आपको कौन से वाला फॉर्मूला लगाना है, जैसे कि थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ acute angle between करो जी जल्दी से इस क्वेश्चन को। करो जी। ए ऑप्शन। मैम ए ऑप्शन आ गया। ए। हाँ जी ठीक है, ये ऑप्शन आएगी। ये पता लग गया था कि पॉजिटिव साइन लेना है। हाँ जी मैम। एक्यूट एंगल बोला है तो पॉजिटिव, तो आपको डोंट वरी पेपर में गिवन होगा कि आपको कौन से एंगल वाला बाइसेक्टर निकालना, ठीक है। आई होप कि सबका हो गया होगा, सिंपली फॉर्मूला यूज करना था। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखो, जैसे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, दो लाइंस की इंटरसेक्शन में पास होने वाली लाइन। फिर यहाँ पे आप ये नहीं समझोगे कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर पूछे, नहीं, यहाँ पे ये जो लाइन है वो ये भी हो सकती है, दोनों की इंटरसेक्शन में से बस पास होने वाली, ये भी हो सकती है, ये वाली बाइसेक्टर वाली भी हो सकती है, काफी सारी हो सकती है इनफाइनाइट। मान लो आपके पास दो लाइन है, ये
तो ये सारी लाइंस जो दो लाइनों के इंटरसेक्शन में से जा रही है उसकी इक्वेशन क्या होती है? दूसरी को k से मल्टीप्लाई कर दो। देखो अब जो ये सारी लाइंस है ये इनफाइनाइट है ना, बहुत सारी आएंगी, तभी तो यहाँ पे k है। k इज एनी रियल कांस्टेंट। क्या ये k है? क्या है यहाँ पे? एनी रियल कांस्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि k इज अ रियल कांस्टेंट। जैसे कि एक आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन है 14, जैसे इसमें बताया था कि ये जो L1 पहली लाइन प्लस k L2 है, ये सारी लाइनों को रिप्रेजेंट कर रही है, इनफाइनाइट लाइंस को, जो इसके इंटरसेक्शन में से पास कर रही है। अब इसने यही इसका क्वेश्चन बना दिया, कहता कि ये जो है वो सारी लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। पर कहते हैं कि क्या सारी रिप्रेजेंट हो रही है? ये वाली सारी लाइंस इससे रिप्रेजेंट हो रही? चेक करो। सी ऑप्शन मैम, सी। नहीं, सी ऑप्शन नहीं आए। ध्यान से देखो, k क्या होना चाहिए? कोई भी रियल होना चाहिए। हाँ जी। अगर k की वैल्यू में 1 रख लूं तो कितना आया? L1 प्लस L2 इक्वल टू 0। ये रिप्रेजेंट हो जाएगी? यस, ये हो जाएगी। अगर -1 किया तो सी ऑप्शन करेक्ट है। k की वैल्यू अगर -1 रखी, ये भी रिप्रेजेंट हो जाएगी। यस, k यानी रियल। जीरो रखोगे की वैल्यू 0 रखोगे, L1 इज इक्वल टू 0। ये वाली रिप्रेजेंट नहीं होगी। बी ऑप्शन क्यों नहीं होगी? रीजन सुनो। अब देखो k अगर आपके पास 1/0 हो जाए, 1/0 दैट इज इंफिनिटी। इंफिनिटी तो रियल में होती नहीं। 1/0 रखो k की वैल्यू, L1 प्लस 1/0 L2 इक्वल टू 0। 0 का एलसीएम ले लो तो L2 इक्वल टू 0 नहीं आ गया? तो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट नहीं होगी, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट नहीं होगी, इसलिए यही है। देखो जी, क्लियर है? मान लो आपके पास 2 पॉइंट है, और एक पॉइंट जो है वो इसको m/n में कट कर रहा है इंटरनली। इंटरनली का मीनिंग क्या होता है? कि वो जो पॉइंट है वो अंदर है, ठीक है? तो ये पॉइंट क्या होगा? तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है? m को मल्टीप्लाई कर दो x2 से, n को x1 से, डिवाइडेड बाय m प्लस n। y m ऑफ y2 n ऑफ y1 ओवर m प्लस n। ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला।
नेक्स्ट अगर यही एक्सटर्नली हो जाए, एक्सटर्नली का मीनिंग समझो, जैसे दिया होगा if a point intersect a line joining x1 comma y1 and x2 comma y2 in 7:4 externally। पहले ना इसका मीनिंग ही समझ लो आप, किसका एक्सटर्नली का मीनिंग क्या है। मान लो यहाँ से पहला पॉइंट दे रखा है x1 y1, दूसरा x2 y2। आपको बाहर एक ऐसा पॉइंट पता करना है, वो कैसे रखे वही पता होना चाहिए, जब उसको 7:4 में डिवाइड करता हो। पहले पॉइंट से रिलेटेड बड़ी वाली जो रेशो है वो रिलेट करती है, तो ये पॉइंट यहाँ पे बाहर होगा। क्यों? क्योंकि पहले पॉइंट से रेशो बड़ी है, तो ये रेशो 7 होगी। ये पहले पॉइंट से 7 की दूरी पे है, 7 रेशो लगा लो या 7x या 7x लगा लो, और दूसरे पॉइंट से वो 4, यहाँ पे 4, ऐसे करके ये बाहर बैठा होता है। इसका मीनिंग ये है, ठीक है। और एक चीज और, जब भी आपको पेपर में इंटरनली का क्वेश्चन आएगा, अगर आपको रेशो पूछी गई है, आस्क फॉर रेशो, m/n ही निकालोगे ना रेशो, अगर वो एक पॉजिटिव आंसर आता है जैसे 1/3, तो पक्का वो इंटरनली होती है। अगर मान लो आपने किसी क्वेश्चन में रेशो निकाली -7/3, जब भी नेगेटिव का आंसर आएगा वो एक्सटर्नली का होता है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। क्योंकि आपको पहले ही पता नहीं ना कि m/n क्या निकलने वाली है, आप तो एक बार पॉइंट अंदर लेके क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे। तो अगर ऐसे अंदर लेने के बाद भी उसका नेगेटिव आंसर आ गया m/n का नेगेटिव, तो वो एक्सटर्नली का होता है। अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो इंटरनली ऑप्शन होता है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्लियर है। अच्छा, एक्सटर्नली वाले में फिर अगर इसी का मैं एक्सटर्नली का फॉर्मूला लिखूं, अगर m/n में एक्सटर्नली कट करना है तो फॉर्मूला भी क्या होता है, m(x2) minus n(x1) over m-n, y का m(y2) minus n(y1) over m-n। ठीक है जी, क्वेश्चन करते हैं इसके साथ। है 104 क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया हुआ है। उसने क्या कहा कि -3,2 को और 4,6 को ये कट हो रही हैं, दो पॉइंट्स कट बाय किसके बाद, किस एक्सिस के द्वारा कट हो रही है, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कैसा होता है, एक्स कॉमा 0, y की वैल्यू 0। आपको हेल्प करेगा सब कुछ करने में।
तो देखो आपको पता है कि y कोऑर्डिनेट 0 है। आप मान लो ये इसको m रेशो n में कट कर रहा है, रेशो हमें पता नहीं ना, वो ही निकालनी है। तो m ऑफ y के लिए निकालो, m इंटू 6 n इंटू 2 ओवर m माइनस n इक्वल टू 0 है। इसको ऊपर ले जाओ तो 6m प्लस 2n इक्वल टू 0 हो गया। m बाय n कितना आया, -1/3 आ गया। देखो m बाय n की रेशो नेगेटिव में नहीं आ रही, बोलो, तभी इसका आंसर आएगा 1:3 एक्सटर्नल। ये आपने m माइनस n का फॉर्मूला क्यों लगाया नीचे? हमें क्या पता पहले कि इंटरनल ये कि एक्सटर्नल ये? नहीं, यहाँ m प्लस n है, यहाँ प्लस तो किया। मैंने तो इंटरनली लेके क्वेश्चन करना है ना एक बार। ये देखो इंटरनली लेके एक बार क्वेश्चन करना है। हाँ इंटरनली लेके, बाद में रेशो से पता चल जाएगा कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। मैम एक बार थर्ड क्वेश्चन चेक करना, उसका कोई शॉर्टकट है? मैम इंटरनली एक्सटर्नल अगर हम निकालते हैं उसमें सिर्फ पहले एक x की ये वैल्यू अगर हमें रेशियो नेगेटिव में आ जाए तो हम आंसर बता सकते हैं कि दोनों का ही निकालना है, x और y का। नहीं, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेगा ना। अगर मैं x भी निकाल लूं, अब एक बार जो रेशो आ गई वही आंसर होता है ना। रेशो तो अलग अलग के लिए चेंज होती नहीं है, एक बार ही रेशो आ जाती है। थर्ड कौन सा बोल रहे हो बताओ? मैम वो है जो स्ट्रेट लाइन 3 लाइंस दी हुई है, उसको चेक करना होता है ना, आइसोसलेस है, इक्विलेटर है, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। उसका कोई शॉर्टकट है क्या? जो पीडीएफ आपने सेंड किया ना, उसका थर्ड क्वेश्चन। हाँ हाँ मैं देख रही हूँ। इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही निकालने पड़ेंगे, फिर उनके बीच डिस्टेंस ही निकालना पड़ेगा। मीन्स पूरा निकाल के ही होगा ना मैम? हाँ ठीक है। एक मिनट रुको। पूरा निकाल के तो आ गया आंसर, पर वो बहुत लंबा है। इसमें और शॉर्टकट है नहीं, क्योंकि लाइंस आपस में कुछ ऐसी भी नहीं दे रखी कि हम जल्दी से पता कर लें। अगर इसमें से कोई भी दो लाइनें ऐसी होती जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है ना, तो आप राइट एंगल बोल देते। कोई भी परपेंडिकुलर भी नहीं दे रखी है। हाँ जी। मैम सेकंड और थर्ड लाइन नहीं है सेम आइसोलेशन में, वैसे नहीं हो सकता? 3x + y = 4, x + 3y = 4। क्या कह रहे हो? इस क्वेश्चन में सेकंड और थर्ड लाइन उसे इक्वेट करके नहीं आ सकता आइसोलेशन? वेट करके इक्वेशंस को देख के ही, जैसे इक्वेशन है 3x + y = 4, थर्ड है x + 3y = 4। हाँ तो फिर आगे बताओ। कोफिशिएंट ही इंटरचेंज किया है ना अमित इसमें तो। हाँ जी हाँ जी। वो परपेंडिकुलर वाला है ही नहीं कि y वाला आगे चला गया, x जब पीछे गया तो नेगेटिव लेके गया। जैसे कोफिशिएंट ही चेंज किए तो इससे नहीं हम कह सकते कि ये आइसोलेशन ट्रायंगल है? ऐसे कैसे कह सकते हैं? पढ़ा है आपने कहीं? नहीं। नहीं ऐसे कैसे? और एक मैम सिक्स्थ क्वेश्चन भी देखना, कि वो कोई कंडीशन है? इसमें आपको पता क्या है, ए बी सी रख के देखना पड़ेगा। ए ऑप्शन के लिए आप क्या करोगे, ए
की वैल्यू 1 ले लो, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 1। फिर देखो कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। बी ऑप्शन में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2 ले लो। ऐसे नहीं करना तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 0 ले लो। ऐसे करके देखना पड़ेगा ये। आप कर लो आराम से क्वेश्चन ट्राई, कल मैं आप इसके डाउट दूंगी। ठीक है। मैम क्लास लीव कर दे? हाँ जी हाँ जी, स्ट्रेट लाइन आपका खत्म हो गया, आप इसके क्वेश्चन ट्राई करो। मैम कल वाला लेक्चर अपलोड कर दिया आपने? हाँ जी हाँ जी। थैंक यू मैम। मैम स्ट्रेट लाइन में एक एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, एक और अलग से हैं, एमसीक्यू वाले करने हैं, क्योंकि आप दूसरे वाले करवा रहे हो, एक नहीं और मैं भी है। एमसीक्यू वाले करा रही हूँ। जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी हुई है ना, वही है। हो सकता है कोई क्वेश्चन आगे पीछे हो, बस इतना ही फर्क हो सकता है। नहीं मैम, हमारे पास एक अलग से भी है, उसमें भी एमसीक्यूज लिखे हैं, उसमें सारे स्ट्रेट लाइन के हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं अभी आप 2 डायमेंशन वाले करो सारे। 100 क्वेश्चन अलग हैं। हाँ 2 डायमेंशन वाले कर लो अभी। ठीक है मैम। ठीक है जी, क्लास लीव कर दो।